अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जो सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि जैसा कि आपको पता है, सी पैक को पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक लाइफलाइन कहा जाता है। इसके अलावा हम सबसे पहले देखेंगे कि सी पैक क्या है, सी पैक पाकिस्तान में क्यों आया, पाकिस्तान का इसमें क्या इंटरेस्ट है, चाइना क्यों इतना कीन है इसको बनाने के लिए, क्यों 60-70 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। इसके अलावा क्या इसके बारे में जो थीरीज़ हैं, जो इसके बारे में कंस्पिरेसीज़ हैं कि ये डेप ट्रैप है, ये पाकिस्तान को डबो देगा या पाकिस्तान पे इतना कर्ज़ा आ जाएगा कि पाकिस्तान इसको पे नहीं कर सकेगा, तो पाकिस्तान को ये तमाम पोर्ट्स वगैरह चाइना को देना पड़ेंगे। इनमें कितनी हकीकत है और क्या हम इस सी पैक से पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इस सी पैक को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, उसे कहते हैं BRI। आप में से जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या पॉलिटिक्स के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ टच में हैं, उन्हें तो पता होगा कि BRI का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पुराने दौर में चाइना एक बहुत बड़ी पावर रह चुका है। अभी भी चाइना एक इमर्जिंग पावर है, एक इंटरनेशनल सिनेरियो पे अमेरिका के बाद सबसे पावरफुल कंट्री है। लेकिन इससे पहले जब मिंग डायनेस्टीज़ थी और उनके बाद चाइना एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रह चुका है और चाइना एक बहुत बड़ी पावर रह चुका है। तो उस दौर में जो चाइना की ट्रेड थी वो पूरी दुनिया के साथ थी। चाइना ही ने सबसे पहले जो आपके पास ये गन पाउडर है वो बनाया। सिल्क चाइना का पूरी दुनिया में जाता था और ये जो रूट है शहराए रेशम, इसको सिल्क रूट कहते थे। चाइना की पूरी दुनिया के साथ ट्रेड थी। तो चाइना ने अब जब से शी जिनपिंग आए हैं 2013 से, उन्होंने दोबारा से चाइना की वही जो ट्रेड रूट्स हैं उनको रिवाइव करने की एक कैंपेन चला रहे हैं। उसमें से उन्होंने 2013 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था BRI या ओबोर भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड, या BRI फेमसली से कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें उन्होंने 6 रूट्स को डिफ़ाइन किया जो चाइना को पूरी दुनिया के साथ मिलाएंगे, पूरी दुनिया के साथ चाइना की मंडियों को मिलाएंगे। बहुत से उसके रूट्स हैं, कुछ रशिया में से यूरोप जाते हैं, कुछ सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से जाते हैं। जो सबसे की रूट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूट है, उसका नाम है सी पैक। वो है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। इसमें क्या है, इसमें एक रोड्स का, रेलवे का एक जाल है जो कि पूरे इस रूट पर बिछाया जाएगा, जिसकी वजह से फिर चाइना का जो कनेक्शन होगा वो इंडियन ओशन से यूरोप, इसके बाद मिडल ईस्ट, इसके बाद अफ्रीका में जाएगा। तो चाइना को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आए? सबसे पहले देखें, ये है चाइना आपके पास, ये पाकिस्तान है, ये सारा एशिया में आता है, और ये आपके पास ये चाइना है। चाइना की जो मेजर ट्रेड है वो होती है मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट से ये अपना ऑयल ख़रीदता है, यूरोप के साथ इनकी ट्रेड होती है, अफ्रीका के साथ, और यहाँ इसके इस साइड पे अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, वो इस साइड से। तो चाइना का अब जैसे ही चाइना ने ग्रो किया है, चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करने वाला मुल्क है, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है। तो चाइना की जब अपनी चीज़ें बढ़ गई, अपनी एक टाइम ऐसा था चाइना ज़वाल में था 1980s के बाद से, जब चाइना ने ख़ुद को खोला दुनिया के लिए, तो चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा हुई कि चाइना ने जो प्रोडक्ट्स बनाए उनकी अपनी तादाद से वाफर हो गई। फिर चाइना ने पूरी दुनिया के साथ ट्रेड शुरू कर दी। अब दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में आप जाएंगे तो आपको मेड इन चाइना चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर फिर जब जाहिर है दो पावर्स, जब एक पावर ग्रो करती है, एक वर्ल्ड स्टेज पे आती है, तो जो ऑलरेडी पावर्स मौजूद होती है उनके साथ उनका फड्डा होना तो लाजमी बनता है। तो इस सिलसिले में जब चाइना ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, तो चाइना का जो सबसे पहले जिसने चाइना को कन्फ्रंट किया वो था USA, क्योंकि USA दुनिया पे एक हेजेमोन है, ट्रेड हो चाहे वार हो, जिस चीज़ में भी USA की एक पावर है। अब USA की इस पावर को चैलेंज किया चाइना ने, तो चाइना का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए।
यूएसए के साथ। अब यूएसए अकेला मुल्क नहीं है, यूएसए के अलाइज मौजूद हैं। ये जितने भी कंट्रीज़ को मैंने ये सर्कल किया है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, वियतनाम, ये कंबोडिया, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, ये तमाम छोटी कंट्री, इनको असल में कहते हैं, इनका नाम है सेंट्रल ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैं, जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको आसियान कहते हैं। ये ज़्यादातर ये जो कंट्रीज़ हैं ये अमेरिका की एलाइज हैं। अब चाइना का एक और मसला भी है। चाइना ने जब बहुत ज़्यादा ग्रो किया, चाइना जब 2010-11 के बाद एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने आया, जिस दुनिया की सबसे स्टैंडिंग जो मिलिट्री है बड़ी, वो भी चाइना की है, सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। तो चाइना ने ये जितना भी एरिया है, यहाँ पर है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये सारा सी है, ये सारा सी है। सी के अंदर ये आइलैंड नेशंस है, ये इंडियन ओशन, ये सारा जो है ये वाला एरिया, ये इंडियन ओशन है, ये अफ्रीका है, ये फिर मिडल ईस्ट है, यहाँ पर अरेबियन ओशन है, अरेबियन सी है जो हमारा है, ये सारा इंडियन ओशन है, ठीक है। अब जब चाइना ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये जो साउथ चाइना सी है ये सारा हमारा है। एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर हर कंट्री के बॉर्डर के साथ एक सर्टन एरिया होता है जिसके अंदर उस कंट्री को वहाँ पर स्पेशल राइट्स हासिल होते हैं। स्पेशल, इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको इंटरव्यू में काम आएंगी, ये आपको MCQs में काम आएंगी, ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए काम आएंगी। तो मैं तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ। ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हर कंट्री का है, पाकिस्तान का भी, इंडिया का भी, जिसके अंदर उस कंट्री को तिजारत की, जिसके अंदर उस कंट्री को वहाँ पर अपनी फ़िशिंग की, इन चीज़ों की इजाज़त होती है, वो तो हर कंट्री का एक एरिया है। लेकिन चाइना ने अपने एरिया से ज़्यादा क्लेम करना शुरू कर दिया, और चाइना का क्लेम इतना बड़ा कि चाइना ने इन जो तमाम ये आइलैंड्स थे, यहाँ पर चाइना ने क्या किया, यहाँ पर कुछ आइलैंड है जिनका नाम है पार्सले आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड। ये जो पार्सल आइलैंड है और स्पार्टले आइलैंड, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये क्लेम करते हैं कि हमारे, क्योंकि पास हैं तो ये हमारे हैं, यहाँ पर हमारा राइट है, यहाँ पर अगर किसी किस्म का ऑयल निकलेगा तो वो भी हमारा है, यहाँ पर किसी किस्म की फ़िशिंग होनी है तो वो भी हमारी है। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड, ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं ना, मुल्क हैं पूरे, चाइना ने यहाँ पर रेत और बजरी का वहाँ पे कंटेनर डाल के वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं, और आर्टिफिशियल आइलैंड बना के वहाँ पर अपनी छोटी छोटी मिलिट्री बेसिस बना दिए और क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये मेरे एरियाज़ हैं। ज़ाहिर है जब आपकी कहीं पर एक टेरिटरी पर कब्ज़ा हो जाता है तो उसके आसपास, फिर उसके आसपास जो इकोनॉमिक जोन है वो भी आपको मिल जाता है। तो ये चाइना ने करना शुरू कर दिया। तो ये जितने भी छोटे कंट्रीज़ थे इनको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। अब ये ज़ाहिर है डायरेक्टली तो उनके साथ लड़ नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, फिर यूएसए की मदद लेना शुरू कर दी, और यूएसए ने इनको फिर यहाँ पर सपोर्ट करना शुरू कर दी। तो इनकी छोटी मोटी जो झड़पें हैं या छोटे मोटे जो मसाइल हैं वो चाइना के साथ चलते रहते हैं। अब चाइना को सीपैक की ज़रूरत क्यों पेश आई, मैंने आपको सारा चाइना का बता दिया कि यूएसए के साथ भी उसका प्रॉब्लम, फिर इन छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्री के साथ भी उसका प्रॉब्लम, यहाँ पर इंडिया के साथ उसका प्रॉब्लम। अब इन तमाम प्रॉब्लम में जब चाइना ने पूरी दुनिया के साथ अपनी ट्रेड शुरू कर दी, याद रखिए चाइना अपनी ट्रेड करता कहाँ से, ये है उसकी शंघाई पोर्ट है चाइना की। यहाँ से चाइना साउथ चाइना सी में आता है, यहाँ से गुज़रते गुज़रते यहाँ पे है मलाक्का स्ट्रेट, इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में है मलाक्का स्ट्रेट। ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, इनके दरमियान में है मलाक्का स्ट्रेट, अबनाए मलाक्का जिसे उर्दू में कहते हैं। यहाँ से गुज़रता है चाइना का कंटेनर, वो यहाँ से इंडियन ओशन में आता है, यहाँ से ये है साउथ चाइना सी, यहाँ से इंडियन ओशन में आएगा, इंडियन ओशन से फिर ये मिडल ईस्ट में जाएगा, ऑयल लेना है, यहाँ पे कोई ट्रेड करनी है, और फिर यहाँ से ये अफ्रीका भी जाएगा, यहाँ से मिडल ईस्ट से एक यहाँ रेड सी है, रेड सी से ये नहर सुएज से फिर यूरोप में जाएगा, यहाँ पर अपनी चीज़ें बेचेगा। तो ये आप रूट देख लें, ये कम अज़ कम ये जो सारा रूट है ये 12,000 किलोमीटर का है। ये जो सारा रूट शंघाई से स्टार्ट होके, इसके अब दो आपको मैं बताऊं कि सीपैक ज़रूरी क्यों था। एक तो ये था कि ये 12,000 किलोमीटर, कहीं पर ये 14,000 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। ये 14,000 किलोमीटर जब एक कंटेनर जाएगा सामान का, या यहाँ से पेट्रोल डीजल आएगा,
तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब ये जितने भी कंट्रीज इस रास्ते में आ रहे हैं, ये वियतनाम है, ये मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, जापान है, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ से चाइना के कंटेनर पास करते हैं, इन तमाम कंट्रीज़ के साथ चाइना की कन्फ्रंट्रेशन है किसी न किसी वजह से। साउथ कोरिया है, तो जब इन सब के साथ यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका का एलाई है, यहाँ पर इंडिया अमेरिका का एलाई है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड अमेरिका का एलाई है। तो यहाँ पर चाइना को ये दो, एक तो प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका एनर्जी फ्यूल ज़ाया हो रहा था, पैसे लग रहे थे। दूसरा ये था कि अगर कभी फ्यूचर में खुदा न खासा ये छोटी झड़पें बड़ी हो जाती हैं, इनके साथ जंग हो जाती है, तो फिर ये ट्रेड रूट तो वहाँ से कट जाएगा। जब ये ट्रेड सप्लाई कट जाएगी तो चाइना एक तो सारा फ्यूल डिपेंडेंट है, दुनिया से तेल लेता है, चीज़ें अपनी बेचता है। जब चीज़ें नहीं बेच सकेगा, पहली बात है तेल नहीं आएगा, उसकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो ये चीज़ें भेजेगा कैसे, तो उसकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चाइनीज़ लोग, आपको पता है, प्लानिंग रखने वाले लोग हैं, तो उन्होंने इसको क्या किया है, एक ये तो सप्लाई है, खुदा न खास्ता कभी कट ऑफ भी हो सकती है। उन्होंने फिर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये चाइना है, सारा चाइना का ये है वेस्टर्न रीजन, ये ईस्टर्न है। याद रखें, ये जो ईस्टर्न रीजन है ये सारा डेवलप्ड है, ये जो वेस्टर्न रीजन है ये डेवलप नहीं है। तो चाइना को यहाँ पर एक और एज भी नज़र आया कि ये जो वेस्टर्न रीजन है, यहाँ पर सिंकियांग रीजन है, ये मुसलमान यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं और ये अंडर डेवलप्ड है। चाइना ने कहा कि इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट भी होगी, पोर्ट्स बनेगी, सिटीज़ बनेंगी। और दूसरा क्या होगा कि जब पाकिस्तान से ये रूट आता है इंडियन ओशन में, तो ये टोटल है 2500 किलोमीटर। ये था 12,000 किलोमीटर, ये है 2500 किलोमीटर, और ये सेफ़ भी है, एक ही कंट्री में से गुजरा है और वो कंट्री भी अपना एलाई है। तो ये था चाइना का मफाद कि चाइना को सीपैक ज़रूरी क्यों था। चाइना यहाँ से डायरेक्ट गवादर है, गवादर से इंटर करेगा इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन से ये मिडल ईस्ट भी जा सकता है, अफ्रीका भी जा सकता है, यहाँ से यूरोप भी जा सकता है। समझ आ गई? मतलब यहाँ से 12,000 किलोमीटर भी था, यहाँ से इनसिक्योर भी था, ये सेफ़ भी है, शॉर्टेस्ट भी है। तो चाइना का ये मफाद था। अब आते हैं पाकिस्तान का, इसको क्या फ़ायदा हुआ। याद रखें, जब ये प्रोजेक्ट इनिशियली शुरू हुआ तो ये था 45 बिलियन डॉलर्स का, फिर इसकी कास्ट पहुंची 60 बिलियन डॉलर पे, और ये कहा जा रहा है कि ये 2030 तक जब ये कंप्लीट होगा तो इस पे 100 बिलियन डॉलर लग चुके होंगे। और 100 बिलियन डॉलर किसी भी मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए बहुत काफ़ी हैं। और ये चाइना की अपने कंट्री से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। चाइना ने कभी किसी कंट्री में इतना बड़ा इन्वेस्ट नहीं किया, और वजह मैंने आपको बता दिया कि चाइना के इसमें मफाद क्या है। अब पाकिस्तान को इसको क्या फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि जब 2013 में ये प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान टेररिज्म का शिकार था। यहाँ पर दुनिया का कोई भी कंट्री, दुनिया की कोई भी कंपनी यहाँ पर आकर इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, तो चाइना ने एक ऐसे टाइम पे आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू की है। दूसरा, जब 2013-14 में यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, पाकिस्तान की जो एनर्जी की कैपेसिटी थी, जो हमें चाहिए थी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वो चाहिए थी कम से कम 22-23 हज़ार, और बन कितनी रही थी 14,000-15,000, तो 7-8 हज़ार का एक गैप था, उसको ख़त्म किया है। उसमें ये था कि सी पैक के अंदर, जो सी पैक के अंदर चीज़ें क्या क्या हैं, सबसे पहले तो हैं रोड्स, फिर हैं रेलवे जिसको ML1 कहते हैं, फिर हैं एनर्जी प्रोजेक्ट्स, गवादर, अच्छा इसके बाद जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। पहले फेज़ में पूरे पाकिस्तान में रोड्स का जाल बिछाया गया, और रोड्स के अलावा आपके पास जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, कोयले के थर में लगे, उसके अलावा हब में लगे, डैम, मिनी डैम्स बनाए गए, ये तमाम प्रोजेक्ट शुरू किए गए ताकि जो एनर्जी की नीड्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक किसी मुल्क की एनर्जी की ज़रूरियात पूरी नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और रोड्स की कनेक्शन दी गई है, जो सी पैक मियाँ वाली से भी गुजर रहा है, और तमाम ये सारे जो रेड कनेक्शन था। अब ML1 जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो भी रहता है, उस पर काम जारी है, वो हमारे मुल्क की अपनी इनएफिशिएंसीज़ की वजह से उस पर भी काम नहीं हो सका।
पहला फेज़ तकरीबन कंप्लीट हो गया, रोड्स बन चुके हैं। दूसरा फेज़ था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। दूसरा फेज़ क्या था कि जहाँ जहाँ से रोड गुजर रहे हैं